नमस्कार, स्वागत है आपका दिव्य नेतृत्व विजन पे। क्लास 7 का ज्योग्राफी शुरू किए थे, अब अंतिम पड़ाव पे हैं। ये 8वां टॉपिक। इसमें भी 8वां टॉपिक क्या है भाई? मानव पर्यावरण, अन्य क्रियाएं, उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश के बारे में बात हो रहा है। इसमें भी लगभग आधा हो चुका था। वो जो बेसिन में जीवन ये सब पढ़ा चुके थे ना। जलवायु भी पढ़ा चुके थे, वर्षावन भी पढ़ा चुके थे। वर्षावन के निवासी यहाँ इससे पहले कंप्लीट हो चुका था। वर्षावन के निवासी से चलिए शुरू करते हैं। आइए समझते हैं वर्षावन के निवासी। चलिए, जो वीडियो पे नए होंगे वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो लोग पुराने हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा पसंद होने के बाद। चलिए शुरू करते हैं। वर्षावन के निवासी यहाँ के लोग छोटे से क्षेत्र में वन के कुछ वृक्षों को काटकर अपने भोजन के लिए फसल उगाते हैं। मतलब यह समझ में आया? यहाँ के लोग, मतलब वर्षावन के लोग छोटे से क्षेत्र में, जगह छोटा सा ही रहेगा, वहां का वन को क्या करेगा? वन के कुछ वृक्षों को काट देगा और क्या करेगा? अपना भोजन के लिए फसल उगाते हैं। जैसे आप देखेंगे झारखंड में, अगर व्यापक रूप से समझेंगे, झारखंड हो गया या भी जो भी अनुसूचित क्षेत्र है, या फिर मेघालय ले लीजिए, या नॉर्थ ईस्ट का कोई भी राज्य ले लीजिए, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये सब क्षेत्र ले लीजिएगा, तो यहाँ पे क्या करता है कि वन के कुछ क्षेत्र को काट के जला दिया जाता है और वहां पे खेती की प्रक्रिया की जाती है, खेती की जाती है। तो ऐसे कृषि को झूमिंग कृषि कहते हैं ना, झूमिंग कृषि कहते हैं। तो कुछ इसी प्रकार वर्षावन में भी कृषि किया जाता है। यहाँ के पुरुष शिकार करते हैं, बस वही अनुसूचित क्षेत्र वाला मैटर है। जैसे आप यहाँ पे जो जनजातीय क्षेत्र है, जो जनजातीय लोग हैं, उससे कल्पना कर सकते हैं। एक सेकेंड, हम एरोप्लेन मोड में नहीं डाले थे, अब एरोप्लेन मोड में डाल दिया ना, उससे क्या हुआ? कोई फोन नहीं कर सकता है। यहाँ के पुरुष शिकार करते हैं तथा नदी में मछली पकड़ते हैं, जबकि महिलाएं फसलों का ध्यान रखती है। महिला क्या करती है? फसल का ध्यान रखेगी, और पुरुष लोग क्या करेंगे? नदी में मछली पकड़ेंगे, और महिला फसलों का ध्यान रखती है। वे मुख्यतः टेपियोका, अनानास एवं शकरकंद उगाते हैं। क्या क्या उगाते हैं? जो कंद टाइप का फसल है वही सब उगाएगा। कौन लोग? जनजातीय लोग। यानी जनजातीय लोग यहाँ नहीं कह सकते हैं सही से, या बोल सकते हैं जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में निवास करते हैं, इस क्षेत्र में, तो वहां के लोग टेपियोका उगाएंगे, अनानास उगाएंगे, शकरकंद इत्यादि का खेती करेगा। क्योंकि मछली या शिकार मिलना अनिश्चित होता है। मछली मिलना, शिकार करना, ये अनिश्चित है। मिलेगा नहीं वो मिलेगा, लेकिन शकरकंद रहेगा तो डेली खाएगा नहीं जी, वही बात है। ऐसे में महिलाएं ही अपनी उगाई साग सब्जियों से अपने परिवार का भरण पोषण करती है। यहाँ जो उष्णकटिबंधीय जीवन है, वहां पे महिलाएं ही जो अपने खेत में फसल उगाती है, साग सब्जी जो भी उगाती है, अपने परिवार का भरण पोषण करती है। महिलाओं का अधिक योगदान है, समझे? पुरुष का भी योगदान है, लेकिन महिलाएं जो साग सब्जी या खेती करती है, लगभग महिलाएं करती है। ये सब महिलाओं का काम है। और पुरुष का काम क्या करना है? काम क्या है भाई? शिकार करना, मछली पकड़ना, ये सब पुरुष का काम है। वे कर्तन एवं दहन कृषि पद्धति का प्रयोग करते हैं। ये कर्तन एवं दहन कृषि किसे कहते हैं जानते हैं? झूमिंग कृषि का ही नाम है कर्तन एवं दहन कृषि। मतलब एक ऐसा क्षेत्र हो, वन का एक ऐसा भूभाग, जहाँ पे क्या करेंगे? जहाँ के जंगलों को काट देंगे, कुछ ऐसे क्षेत्र में छोटा सा भूमि लेंगे, वहां के जंगल को काट देंगे और उसे जला देंगे, और फिर वहीं पे कृषि कर ली जाएगी। उसके बाद 2-4 साल बाद फिर दूसरे स्थान पे ऐसा ही कार्य प्रक्रिया करेंगे। तो ऐसे कृषि को झूमिंग कृषि या कर्तन दहन कृषि कहते हैं। तो कृषि
कर्तन एवं दहन कृषि पद्धति का प्रयोग करते हैं। कौन लोग? ये जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में रहते हैं। तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जंगली लोग रहेंगे, यानी जनजातीय लोग रहते हैं। तो मैक्सिमम बात जनजातियों से संबंधित ही होगा यहाँ पे। इनका मुख्य आहार मेनियोक, क्या है? मेनियोक है, जिसे कसाब भी कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? कसाब। मेनियोक आहार है, इसे कसाब भी कहते हैं। तथा यह आलू की तरह जमीन के अंदर पैदा होते हैं। ये जो कसाब है आलू के तरह ही जमीन के अंदर पैदा होते हैं, समझे? अंदर पैदा होते हैं। ये चींटियों की रानी एवं अंडकोश भी खाते हैं। चींटियों की रानी एवं अंडकोश भी खाते हैं। एक्चुअली एक मूवी देखे थे हम, समझिएगा थोड़ा सा। चींटी, क्यों चींटी ये लोग खाता है? चींटी की चटनी बना के खाएगा, अचरज लगेगा आपको। हम देखे थे छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिला पे एक मूवी है, आया था। मूवी का नाम हम भूल रहे हैं। तो वहां पे जो अधिकारी लोग गया था ना बाहर से चुनाव करवाने के लिए, राजकुमार राव का मूवी है, नाम एग्जैक्टली पता नहीं है क्या नाम है मूवी का। तो उस मूवी में देखे थे कि चींटी से बचने के लिए, कि चींटी काट लेगा, और चींटी, लाल चींटी, जानते हैं लाल चींटी में फॉर्मिक एसिड पाया जाता है, तो वो बहुत ज्यादा दर्द करता है काटने के बाद ना। तो उससे बचने के लिए पहले ही एक चींटी खिला दिया जाता है कि आप खा लीजिए और आपको काटने का ज्यादा असर नहीं करेगा। और चींटी, उस चींटी का चटनी भी बनता है। छत्तीसगढ़ हो या फिर कोई भी उस प्रकार का क्षेत्र है, तो वहां पे चटनी बनता है। तो आपको अचरज लगेगा, लेकिन ये वास्तविकता है। अंडकोश भी खाते हैं। काफी, मक्का एवं कोको जैसे, कॉफी, मक्का एवं कोको जैसी नगदी फसल भी यहाँ उगाई जाती है। तो आपको पता है ये सब खरीफ फसल का उदाहरण है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में कोको उपजाया जाएगा, मक्का उपजाएगा, कॉफी उपजाएगा। जैसे भारत में भी कर्नाटक में कॉफी उपजाया जाता है ना, तो कर्नाटक उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आ जाता है, तो आपको पता ही होगा, समझे? वर्षा वन अत्यधिक मात्रा में घरों के लिए लकड़ी प्रदान करते हैं। ये लोग जो घर बनाते हैं, तो घर बनाने के लिए जो लकड़ी मिलता है इन लोगों को कहां से प्राप्त होता है? वर्षा वन से ये लोग प्राप्त करते हैं। काफी आसान सब चीज है। कुछ परिवार मधुमक्खी के छत्ते के आकार वाले छप्पर के घरों में रहते हैं। कुछ परिवार मधुमक्खी के आकार वाले ऐसे करके छप्पर रहेगा, समझे, उस घर में रहते हैं। जबकि कुछ लोग मलोका कहे जाने वाले बड़े अपार्टमेंट जैसे घरों में रहते हैं। क्या कहा जाता है? मलोका। कुछ लोग अपार्टमेंट जो बड़े घरों में रहेंगे उसे मलोका कहा जाता है। ये सब बात देखिए, ये सब बात आप इसलिए याद रखिएगा, कॉन्सेप्ट में जब भी कथन कारण वाले प्रश्नों में रहेगा, यहाँ पर अपार्टमेंट जैसे शब्द का प्रयोग नहीं किया जाएगा। वहां पे मलोका का तात्पर्य आपको पता होना चाहिए, काहे कि यही पूछेगा वो कॉन्सेप्ट वाला, कथन कारण निष्कर्ष वाला प्रश्नों में, समझे? जिससे घर कहते हैं। जबकि छत तीव्र ढलान वाली होती है, क्योंकि वर्षा डेली होगा, तीव्र ढलान वाला ही छत यहाँ पे लगभग मिलेगा, क्योंकि वर्षावन वाला क्षेत्र है। तो बारिश तो डेली होगा उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, तो बारिश अधिक है तो वर्षा का पानी जम नहीं जाए छत पे, इसलिए तीव्र ढलान वाली छत बनेगा ना। अमेजन बेसिन के लोगों का जीवन धीरे धीरे बदल रहा है। जो अमेजन बेसिन है दक्षिणी अमेरिका में, कल बताए थे, पिछले अध्याय में बताए थे ना, तो यहाँ कि जो लोग का जीवन है धीरे धीरे बदल रहा है। पहले पूरा ट्रेडिशनल लोग थे, समझे, प्राचीन सभ्यता, अभी भी वर्तमान में लगभग वही हाल है, लेकिन सुधार हो रहा है उसमें। पुराने समय में वन के अंदर पहुंचने के लिए नदी मार्ग ही एकमात्र उपाय था। ये जो अमेजन जंगल का निवासी लोग रहता है, समझे, तो यहाँ पे पुराने जीवन में क्या था भाई स्थिति कि नदी अंदर जाने के लिए, अमेजन के अंदर जाने के लिए, जंगल में पहुंचने के लिए किसका प्रयोग किया जाता था? नदी मार्ग का ही यूज किया जाता है। लेकिन वर्तमान में ऐसा नहीं है। 1970 में ट्रांस अमेजन महामार्ग बनाने से वर्षावन के सभी भागों तक पहुंचना संभव हो गया है। कब बना है? 1970 में। कौन क्या बना भाई? ट्रांस अमेजन महामार्ग, मतलब हाईवे बना है अमेजन जंगलों में। इससे
अंदर तक हम पहुंच सकते हैं। कब बनाए? 1970 में। अनेकों स्थानों पर पहुंचने के लिए हवाई जहाजों तथा हेलीकॉप्टर का उपयोग किया जाता है। अब जंगल है, जंगल में जाने के लिए तो सड़क मार्ग तो नहीं होगा, क्योंकि वर्षा वन है तो बहुत ज्यादा घना होगा, इतना ज्यादा घना कि सूर्य की रोशनी भी जमीन तक नहीं पहुंच पाती है। तो उतना ज्यादा घना में कैसे कोई चल पाएगा, इसलिए हेलीकॉप्टर का यूज किया जाता है। क्या चीज का? हेलीकॉप्टर को। बताए थे ना कल, हेलीकॉप्टर को हम कहीं भी लैंड कर सकते हैं ना। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप वहां की मूल आबादी को उस क्षेत्र से बाहर निकल कर नए क्षेत्र में बसना पड़ा, जहां वे अपने पौराणिक तरीके से खेती करते रहे हैं। अब इस प्रक्रिया, ये जो देखें, हाईवे बन गया, रोड बन गया, ये सब माध्यम से लोग क्या हो गया, इस प्रक्रिया के फलस्वरूप वहां के मूल आबादी जो था वो लोग क्या बोला, क्षेत्र के बाहर निकल कर नए क्षेत्र में बसना पड़ा, जहां पे पौराणिक तरीका से खेती की जाती थी। ऐसे क्षेत्रों में विकास की गतिविधियों के कारण जैविक विविधता वाले वर्षावन धीरे धीरे नष्ट हो रहे हैं। आप मानिए ये तो वर्षावन है भाई, ये क्या है? वर्षावन है, समझिए। ये गोला में क्या है? वर्षावन है। अब विकास बढ़ेगा, जनसंख्या बढ़ेगा, तो ऐसे विकास में क्या होगा भाई? विकास के लिए वन की कटाई करेगा लोग, काहे कि उद्योग तरासेगा, उद्योग धंधा तरासेगा, या फिर कोई खाद्यान्न निकल जाएगा, खनन करेगा, तो ऐसे में तो वर्षावन की कटाई की जाएगी ना। तो वही बात है, विकास की गतिविधियों के कारण जैविक विविधता वाले वर्षावन धीरे धीरे नष्ट हो रहे हैं। ऐसा अनुमान है कि प्रतिवर्ष अमेज़न बेसिन के वर्षावन का बड़ा भाग लुप्त हो जा रहा है। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है और इस पर रिसर्च भी किया जा रहा है, समझे। बहुत मतलब प्रत्येक वर्ष लगभग क्या हो रहा है? वर्षावन, अमेज़न वर्षावन लुप्त होते जा रहा है। आप देख सकते हैं कि वर्षावनों के लुप्त होने से व्यापक प्रभाव होता है, जैसे चित्र 8.6 में दिखाया गया है। देखते हैं चित्र 8.6। अच्छा देखिए, पहले वर्षावन ऐसे था, फिर यहाँ कटा, फिर ऐसे ऐसे गांव। अब लोग रहेगा, समझिए सिंपल सा बात है। तो लोग रहेगा तो लोगों के जीवन के लिए भोजन चाहिए, भोजन के लिए खेती करेगा, वो भी वन काटेगा, वर्षावन काटेगा, अमेज़न बेसिन काटेगा। और रहने के लिए निवास चाहिए, घर चाहिए, तो घर बनाने के लिए भी क्या करेगा? जंगल का कटाई करेगा। और जनसंख्या भी बढ़ रहा है, तो ऐसे स्थिति में जंगल ही तो सीमित होते जा रहा है। यही बात है। आप देख रहे हैं, यहाँ पे था थोड़ा लोग जनसंख्या में था, थोड़ा सा कटाई हुआ। यहाँ पे ज्यादा लोग रहने लगा, बहुत ज्यादा क्षेत्र कटाई हुआ। यहाँ पे और लोग रहने लगा, एक बस्ती बन गया, तो थोड़ा सा जंगल सीमित मात्रा में बना है। तो ये गति हो रहा है जंगल की कटाई का। समझ में आ रहा है चीज? वर्षावन के कारण मिट्टी की ऊपरी परत बह जाती है एवं सघन वन बंजर भूमि में बदल जाता है। मतलब ये हुआ कि वर्षावन के लुप्त होने से वर्षावन के कारण मिट्टी की ऊपरी परत बह जाती है। ये बात है, क्योंकि वर्षावन है तो बारिश तो अधिक होगा। आप जंगल, इस जगह जंगल रहेगा या कम रहेगा, बारिश तो डेली होगा, क्योंकि ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। बारिश अगर डेली होगा तो ऊपरी परत की मिट्टी तो बह जाएगी जी, निक्षेप हो जाएगा, उसका क्या हो जाएगा? अपर्दन होकर निक्षेप होगा, बाद में जगह अपर्दन हो जाएगा। तो वही बात है, सघन एवं बंजर भूमि में बदल जाती है। मान लीजिए परत बाय परत मिट्टी बहते चला गया तो बंजर भूमि में बनेगा, क्योंकि खेती योग्य मिट्टी तो ऊपरी चट्टान है ना। अब गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में जीवन को समझते हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन कहाँ है भाई? जैसे उत्तर भारत का मैदान है, बिहार है, उत्तर प्रदेश है, यहाँ के जीवन पद्धति को समझते हैं, समझे। अब यहाँ कल्पना, इसको पढ़ाने से पहले बता दें कि आप कल्पना कीजिए कि हमारा जीवन कैसा है। जो लोग बिहार से होंगे, उत्तर प्रदेश से होंगे, या फिर गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टाई क्षेत्रों में होंगे, गंगा ब्रह्मपुत्र मैदानी क्षेत्रों में, डेल्टाई क्षेत्रों में नहीं, मैदानी क्षेत्रों में होंगे, उनको अपना लाइफ ही यहाँ पे दिखेगा, समझे। तो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में जीवन को समझते हैं। गंगा तथा ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां मिलकर भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का निर्माण करती है। यहाँ सिंपल सा बात है, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी मिलकर, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी मिलकर
एवं उनकी सहायक नदियां से मिलकर क्या बनती भाई, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का निर्माण करती है। क्योंकि यहाँ से सिंधु नदी ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है और बांग्लादेश में प्रवेश करती है मेघना के नाम से। वही बात जैसा चित्र 8.8 में दिखाया गया है, यहाँ पे देखिए और समझिए चीज को। 8.7 है, 8.8 को पहले समझ लेते हैं। हाँ देख रहे हैं ना, ये भारत में जो ये एरिया है उत्तराखंड, नेपाल भी ले सकते हैं, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टाई में नेपाल भी ले लीजिए, और पूरा नॉर्थ ईस्ट का ऊपरला हिस्सा मेघालय आसाम का हिस्सा ले लीजिए, और पूरे बांग्लादेश को ले लीजिए, और पश्चिम बंगाल को ले लीजिए क्योंकि हुगली नदी का ये बेसिन पड़ जाता है, और आधा झारखंड का लगभग, बिहार पूरे ले लीजिए, झारखंड भी थोड़ा बहुत लीजिए, साहेबगंज जिला है थोड़ा सा, बस और कुछ नहीं है। उसके बाद यहाँ पे मध्य प्रदेश का हिस्सा भी आ जाएगा। देख रहे हैं मध्य प्रदेश, सोन नदी का क्षेत्र, क्योंकि सोन नदी भी जाके आगे चल के कहाँ पे मिलती है, पटना में गंगा नदी में। तो ये बात है ना, तो गंगा नदी में जब मिलती है तो सोन नदी का भी बेसिन गंगा बेसिन के अंतर्गत आएगा। मध्य प्रदेश का बहुत बड़ा हिस्सा, राजस्थान का भी हिस्सा, ये राजस्थान, चंबल नदी राजस्थान तक जाएगी, और उनकी सहायक जो भी नदी है वो सब नदी मिल के, वो सब पूरा क्षेत्र मिलके गंगा ब्रह्मपुत्र नदी डेल्टा कहलाती है, नदी बेसिन कहलाती है, डेल्टा नहीं, डेल्टा बोल रहे हैं, नदी बेसिन कहलाती है। ये बड़ा क्षेत्र गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन है, डेल्टा नहीं बेसिन है, समझे। आइए इसे समझते हैं। गंगा तथा ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां मिलकर भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का निर्माण करती है। जैसा चित्र 8.8 में आप लोग देख चुके हैं, यह बेसिन उपोष्ण में 10 डिग्री उत्तरी से लेकर 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। उपोष्ण मतलब आप समझिए चीज को, यहाँ पे विषुवत रेखा है 0 डिग्री, और यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश समझिएगा, 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में जो ये क्षेत्र है, वहां पे गंगा ब्रह्मपुत्र में नदी का डेल्टाई क्षेत्र है। घाघरा, सोन, चंबल, गंडक, कोसी जैसे गंगा की सहायक नदियां एवं ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां इनमें अपवाहित होती है। जैसे ब्रह्मपुत्र की मेघना है, ब्रह्मपुत्र नदी का नाम बाद में मेघना पड़ जाता है। जैसे दिवांग है, लोहित है, सुवर्णश्री है, ये सब नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, समझे। तो ये सब नदी मिल के ही ब्रह्मपुत्र बेसिन का निर्माण करती है। तो एटलस की सहायता से ब्रह्मपुत्र के कुछ सहायक नदियों के नाम ढूंढे। वही बात है, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों का नाम क्या क्या हो गया भाई, दिवांग हो गया, लोहित हो गया, सुवर्णश्री हो गया, धनेश्री हो गया, बहुत सारा नाम है, बोलते जाए तो कम से कम 6-7 और ले सकते हैं नाम, समझे। अगर आपको कुछ नाम पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हम जो बोले इसे भी कर सकते हैं ना। ये सब नाम है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों का। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के मैदान पर्वत एवं हिमालय के गिरिपाद तथा सुंदरवन डेल्टाई तक सीमित है, समझे। गिरिपाद मतलब समझते हैं, गिरि मतलब पर्वत होता है, पाद मतलब निचला क्षेत्र होता है। तो पर्वतों के निचले क्षेत्र, शिवालिक के निचले क्षेत्र से लेकर यहाँ तक सुंदरवन डेल्टाई क्षेत्र तक फैला हुआ है यह मैदान। मैदानी क्षेत्र में अनेकों चाप झील पाई जाती है। चाप झील मतलब गोखुर झील कहते हैं, चाप झील, गोखुर झील ही चाप झील कहलाता है, समझे। जब नदी विसर्ग करती है तो ऐसे में क्या होती है, जब नदी पूरा विसर्ग मैदान में करने लगती है ऐसे करके, ये कभी कभी होता है कि बाढ़ के समय में नदी से काट करके इधर से बहने लगती है और ये क्षेत्र खापड़ भूमि छूट जाता है, इसे चाप क्षेत्र कहते हैं या फिर नदी झील कहेंगे। कैसा भाई, गोखुर झील। तो चाप झील पाई जाती है। यहाँ की जलवायु मुख्यतः मानसूनी है। आप जानते हैं कि जुलाई महीना में यहाँ पे बारिश, जुलाई है, अगस्त है, जून से लगभग स्टार्ट हो जाएगा, 15 सितंबर तक बारिश जो होगा तो मानसूनी बारिश है। तो यहाँ की जलवायु कैसी भाई, मानसूनी प्रकार की है। मानसून में मध्य जून से 15 जून, लगभग 15 जून से 15 सितंबर के बीच वर्षा होती है, समझे। वर्षा का ये सीमित है। अभी अक्टूबर का महीना है और अभी जो वीडियो हम
बना रहे, रिकॉर्ड कर रहे हैं। बाहर में बारिश हो रही है। आज 9वीं दिन है दशहरा का। आपको वीडियो कब मिलेगा पता नहीं, 1-2 दिन बाद मिलेगा। तो आज 9वीं है लेकिन बारिश हो रहा है। ये मानसूनी बारिश नहीं है, ये बारिश मानसूनी नहीं है। कौन सा बारिश है इसे बाद में समझेंगे। बहुत बड़ा ये जलवायु टॉपिक इतना आसान नहीं है कि तुरंत 2 शब्दों में बता दें कौन सी बारिश है, इसे बाद में समझेंगे हम लोग। समझे? तो जून से सितंबर के बीच वर्षा होती है। ग्रीष्म ऋतु में गर्मी एवं शीत ऋतु में ठंड होती है। ग्रीष्म ऋतु किसे कहते हैं? गर्मी दिन। तो गर्मी ऋतु में गर्मी होगा, शरद ऋतु में ठंडा पड़ता है। कहाँ पे? इसी क्षेत्रों में। बिहार में नहीं चलता जी। ग्रीष्म ऋतु में गर्मी ना, अभी ग्रीष्म ऋतु का मौसम है। ग्रीष्म ऋतु का मौसम है तो क्या है? गर्मी है। और शरद ऋतु का मौसम आएगा तो क्या हो जाएगा? शीत ऋतु का मौसम आएगा तो ठंडा हो जाएगा। सिंपल सा तो बात है। भारत का मानचित्र देखिए, उन राज्यों के नाम बताइए जहां गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन स्थित है। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन कहाँ कहाँ स्थित है भारत के मानचित्र में बताना है आपको। चलिए हम देखते हैं, दिखाते हैं आपको, काहे की समझना ही पड़ेगा। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन भारतीय राज्य पूछा है, दूसरा देश नहीं पूछा है। भारतीय राज्य एक हो गया उत्तराखंड, दूसरा हो गया सर यहाँ पे उत्तर प्रदेश, हरियाणा का भी कुछ क्षेत्र ले लें, और दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश हो गया। ये राजस्थान भी गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में, गंगा बेसिन में ही आएगा, क्योंकि चंबल नदी एवं उनकी सहायक नदी, यहाँ चंबल नदी राजस्थान तक बहती है। तो राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, उसके बाद छत्तीसगढ़ हो गया। ये क्षेत्र छत्तीसगढ़ का भी कुछ हिस्सा है, छत्तीसगढ़ का बहुत कम हिस्सा है गंगा बेसिन के तहत। समझे? पूरा उत्तर प्रदेश ले लीजिए, बिहार ले लीजिए, और झारखंड का सिर्फ साहेबगंज जिला लीजिए। एक आध जिला और है थोड़ा बहुत, लेकिन उसको नहीं ऐड कर सकते हैं इसमें। पूरा पश्चिम बंगाल ले सकते हैं लगभग। उसके बाद ये गंगा बेसिन के अंतर्गत आ गया। उसके बाद यहाँ पे चलते हैं भाई, पश्चिम बंगाल यहाँ तक हो गया। उसके बाद यहाँ पे है क्या? असम राज्य, असम हो गया। अरुणाचल प्रदेश का थोड़ा सा हिस्सा हो लीजिए, पूरा असम ले लीजिए। उसके बाद मेघालय भी थोड़ा बहुत ले सकते हैं। समझे? तो ये गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का डेल्टा बेसिन ये क्षेत्र है, गंगा ब्रह्मपुत्र का बेसिन है ये ना। अपवाह तंत्र बोल सकते हैं इसे। इस बेसिन की मुख्य विशेषता है उन राज्यों के नाम बताइए। तो राज्य का नाम तो आपको समझ में आ ही गया, कौन कौन सा राज्य है वहां पे। चलिए नेक्स्ट में समझते हैं पर्यावरण की। एक सेकंड, हाँ देखिए क्या है। बेसिन क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की स्थलाकृति है। ये जो गंगा ब्रह्मपुत्र की बेसिन है, इसमें विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियां पाई जाती है। स्थल है, कहीं धसान है तो कहीं उत्थान भी है। समझे? कुछ स्थलाकृतियां ठोस मिलेगा, कुछ थोड़ा मुलायम मिलेगा। तो ऐसा है, तो इसका वजह क्या है इसे जानेंगे यहाँ पे। जनसंख्या के वितरण में पर्यावरण की प्रमुख भूमिका होती है। ये जो जनसंख्या का वितरण है, पर्यावरण जलवायु की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कैसे होती है? तो आप सोच सकते हैं कहीं पे जनसंख्या का दबाव कम है, कहीं पे जनसंख्या का दबाव अधिक है। इसका रीजन वहां पे एक सबसे बड़ा रीजन है वहां का जलवायु कैसा है। समझे? इसलिए जलवायु या पर्यावरण महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तीव्र ढाल वाले पर्वतीय क्षेत्र बेसिन के लिए प्रतिकूल है, अतः गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के पर्वतीय क्षेत्रों में कम लोग रहते हैं। यहाँ समझिएगा कि तीव्र ढाल वाला क्षेत्र जहाँ पे रहेगा तो यहाँ पे लोग कैसे रहेगा? अगर रहेगा भी तो कम लोग रहेगा। अगर मान लीजिए बहुत ज्यादा जनसंख्या रहेगा तो बहुत ज्यादा जनसंख्या को बहुत ज्यादा भोजन भी तो चाहिए, बहुत लोगों के लिए भोजन चाहिए। अब भोजन के लिए खेती चाहिए, खेती तीव्र ढलान पे कर सकता है? नहीं। जब नहीं कर सकता तो यहाँ पे जनसंख्या का दबाव होगा? नहीं होगा। तो वही बात है, तीव्र ढलान वाले पर्वतीय क्षेत्रों में बनाने के लिए प्रतिकूल है, अतः बेसिन के लिए प्रतिकूल है, अतः गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के पर्वतीय क्षेत्रों में कम लोग रहते हैं। ढलान क्षेत्रों, पर्वतीय क्षेत्रों में कम लोग रहते हैं। मानव प्रवास के लिए मैदानी क्षेत्र सबसे उपयुक्त है। मानव के जीवन के लिए सबसे उपयुक्त क्षेत्र क्या है? मैदानी क्षेत्र है। क्या क्षेत्र है? मैदानी क्षेत्र सबसे उपयुक्त है। अतः यहाँ जनसंख्या घनत्व तो अधिक है। जैसे बिहार का मैदान, उत्तर भारत का मैदान, उत्तर प्रदेश का मैदान, ये सब क्षेत्र में जनसंख्या अधिक। देखिएगा 2011 जनगणना के अनुसार 1106 व्यक्ति
प्रति वर्ग किलोमीटर बिहार का जनघनत्व है। तो समझिएगा इस चीज को, ये नहीं कि बिहार में शिक्षा की कमी है इसलिए इतना जनघनत्व है। एक आधार जलवायु भी है। क्या है? जलवायु भी है, क्योंकि खेती पर्याप्त है, ऊर्जा पर्याप्त मिलता है तो सब कुछ संभव हो पाता है। समझे? यहाँ की मिट्टी उपजाऊ है। यहाँ की मिट्टी क्यों उपजाऊ होगी भाई? प्रति एक वर्ष बाढ़ आएगा, खादर मिट्टी, नया मिट्टी बनेगा, वहां पे खेती तो अधिक होगा ही होगा। यहाँ की मिट्टी उपजाऊ है। जिन स्थानों पर फसल उगाने के लिए समतल भूमि उपलब्ध है वहां के लोग का मुख्य व्यवसाय कृषि है। आप देखेंगे धरती पे जहां जहां पे भी समतल भूमि का विकास है वहां के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि ही है। एक सेकेंड, धान यहाँ की मुख्य फसल है। कौन सा फसल भाई? धान जो होता है, चावल जिससे निकालते हैं, तो धान यहाँ की मुख्य फसल है। चित्र 8.9 में दिखाया गया है, जाके देखेंगे बाद में। क्योंकि धान की खेती के लिए पर्याप्त जल की आवश्यकता होती है। धान की खेती के लिए क्या चाहिए भाई? तापमान अधिक चाहिए और जल चाहिए। तो वर्षा तो होगा ही होगा इस क्षेत्र में, मानसूनी वर्षा एक ही बार लगाएंगे, लेकिन जम के बारिश मानसून में होगा और तापमान तो है ही। तो यहाँ धान का मुख्य व्यवसाय कृषि क्या है? धान। समझे? यहाँ उसी क्षेत्र में उगाया जाता है जहाँ अधिक वर्षा होती है। मतलब धान उसी क्षेत्र में उगाया जाता है जहाँ अधिक वर्षा होती है। तो ये सब बात हम जो बता रहे हैं आपको ये समझ में आना चाहिए कि धान के लिए पर्यावरण जलवायु कैसा चाहिए? जलवायु चाहिए, अधिक वर्षा चाहिए धान की कृषि के लिए, और क्या चाहिए भाई? और तापमान अधिक चाहिए। तो ये सब बात आपको पता होना चाहिए। समझे? नहीं पता है तो अभी बताते चल रहे हैं। जो ग्रामीण परिवेश से हैं, जो कृषि कार्यों से संबंध रखते हैं, तो उसको तो आसान लगेगा ये चैप्टर, पूरा आसान। जो शहरी क्षेत्रों में निवास करते हैं, जिसको ये सब पता ही नहीं है, जो ये लोग देखा ही नहीं है, जो लोग ये सब देखा ही नहीं है कृषि कार्य कैसा होता है, उसे थोड़ा सा अचरज लगेगा ये सब सुन के। समझे? उसके लिए थोड़ा टिपिकल चैप्टर बन जाएगा, लेकिन चैप्टर पूरा आसान है। सिंपल सा बात है कि इस क्षेत्र में धान क्या उगाया जाता है? धान उगाया जाता है। धान में क्या चाहिए? तापमान अधिक चाहिए और वर्षा अधिक चाहिए। तो यही तो बोले थे हम। यहाँ उगाई जाने वाली अन्य फसलें गेहूं, मक्का, ज्वार, चना एवं बाजरा है। कहाँ पे? ये जो गंगा ब्रह्मपुत्र का बेसिन है, यहाँ पे मुख्य फसल क्या उगाई जाती है भाई? गेहूं, मक्का, ज्वार, चना, बाजरा। धान तो उगाया ही जाता है, ये सब भी उगाया जाता है। गन्ना एवं जूट जैसे नगदी फसल भी उगाई जाती है। तो आपको हो गया गन्ना एवं जूट कैसी फसल है? नगदी फसल है। इनमें से कौन सी फसल नगदी फसल का उदाहरण है? तो आपको गन्ना एवं जूट याद होना चाहिए, ये सब नगदी फसल है। मैदान के कुछ क्षेत्रों में, अब एक ही प्रश्न ऐसा पूछ दे आयोग द्वारा कि गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान में नगदी फसल का उदाहरण है, तो आपको पता है कि गंगा एवं ब्रह्मपुत्र में के बेसिन में गन्ना एवं जूट जैसा नगदी फसल उगाया जाता है। प्रश्न किसी भी आधार से पूछेगा तो आपका उत्तर सिंपल साधारण सा सही हो जाएगा। मैदान के कुछ क्षेत्रों में केले के बागान भी देखे जाते हैं। अब देखेंगे हाजीपुर का केला प्रसिद्ध है ना जी, तो गंगे के मैदान में ना हाजीपुर है, हाजीपुर हो गया, मुजफ्फरपुर का लीची है, ये सब चीज फेमस जो है ये सब है कहाँ पे? गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान में ना। तो केले के बागान भी देखे जाते हैं। पश्चिम बंगाल एवं असम में चाय के बागान मिलते हैं। पश्चिम क्योंकि पर्वतीय ढलान है, असम में पर्वतीय ढलान है, तो वहां पे लहरदार कृषि की जाएगी। समझे? तो उसे चाय बगान दिखेगा आपको। समझे? 8.10 में दिखाया गया है, देखेंगे बाद में। बिहार एवं असम के कुछ भागों में सिल्क के कीड़ों का सर्वाधिक क्या है? संवर्धन कर सिल्क का उत्पादन किया जाता है। बिहार एवं क्या है? असम। आपको पता होना चाहिए बिहार का भागलपुर तस्सर कीड़ा के लिए प्रसिद्ध है। तस्सर कृषि की जाती है, सिल्क सिटी के नाम से भागलपुर जाना जाता है। अब की बार बीपीएससी में पूछा है प्रश्न जी, तो सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। सिल्क की कृषि की जाती है भागलपुर में। समझे? तो असम में भी
एरी, एरी जो होता है, एरी तसर, ये असम में और बिहार में भी तसर की कृषि की जाती है। समझे, कीड़ा होता है, एक प्रकार का कीड़ा होता है, उसे उसके प्यूपा से बनाया जाता है, समझे, कपड़ा बनाया जाता है। मंद ढलान वाले, जहाँ का ढलान थोड़ा सा कम है, तो मंद ढलान वाले पर्वत एवं पहाड़ियों पर वेदिकाओं में फसलें उगाई जाती है। वेदिका होता है ना, ऐसे ऐसे वेदिका बनेगा ना, तो इसमें फसल उगाई जाती है। चीज को समझिएगा। धान की कृषि के लिए देख रहे हैं, महिलाओं लोग धान रोप रही है। इसे पहले धान के बीज को उगा लिया जाता है, उसके बाद उसका गाछ को जाके फिर अलग अलग स्थान पे रोपा जाता है। असम में चाय का बागान यहाँ पे हो रहा है 8.10 में। यही सब तो बात है। चैप्टर बहुत बड़ा है क्या? बहुत बड़ा है, समझे। तीसरे वीडियो में हम इसको क्लियर करेंगे, समझे, क्योंकि लंबा वीडियो हो जाता है तो आप लोग भी देख नहीं पाते हैं, समझे। मिलते हैं फिर से। जय हिंद, जय भारत।